इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी हैं और जाहिर सी बात है ऐसा विषय लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके लिए बिल्कुल सदुपयोगी होता है, सार्थक होता है, समय उपयोगी होता है। तो अमित जी, सबसे पहले विषय बताते हैं। भाई बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कार्यक्रम किसान की बात का, और विषय भी ऐसा जैसा आपने कहा कि जो समसामयिक कोशिश रहे कि आगे आने वाले समय में हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकें, खेतों में हरियाली दिखाई दे, और कहीं ना कहीं हमारे जो किसान भाई हैं, जो उनका भविष्य है, उसको हम सुरक्षित दृष्टि से आगे बढ़ा सकें। विषय है सरसों की जैव विविधता का उपयोग और संभावनाएं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रश्मि यादव। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान NBPGR नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहिबा बिल्कुल तैयार हैं कार्यक्रम में आप सभी के जितने जवाब आएंगे, उनको प्रश्न आएंगे उनके जवाब देने के लिए। और प्रश्न कैसे पूछेंगे आप, इसके लिए आपको डायल करना पड़ेगा एक नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। फोन नंबर है 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद आप डायल करें 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर आपको जल्दी से लग जाता है उस पर आप कॉल करें और अपनी जो भी प्रश्न होंगे, सरसों की जैव विविधता का किस तरह से इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी संभावनाएं हैं, इस सारे विषय को आज समेट कर हम लाए हैं। आप पूछ सकते हैं प्रश्न। बिल्कुल आरती, जैसा कि विषय है सरसों की जैव विविधता, समझने में थोड़ा सरसों तक तो ठीक है, लेकिन जब जैव विविधता आता है तो हमारे किसान भाई बहन भी और हम भी इसको समझने का बहुत देर से प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही थी कि आखिर ये है क्या। तो हम भी यही कोशिश करते हैं और जानना भी चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी जाने कि डॉक्टर साहब जो सरसों की जैव विविधता है, ये शब्द जो जैव विविधता सरसों से जुड़ा, इसका क्या उद्देश्य है और ये है क्या? जी, तो जब हम जैव विविधता की बात करते हैं और जैव विविधता में भी हम जब सरसों की बात करते हैं, तो सरसों में सिर्फ सरसों है तो उसकी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं जो कि हमारे द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप की होती हैं। तो वो तो सरसों की किस्में हो गई, किस्में हुई। और जैव विविधता है सरसों में कितनी प्रजातियां हैं। तो जैव विविधता ग्रुप ऑफ जो डाइवर्सिटी है, विविधताओं का एक ग्रुप है, उसमें कई सारी तरह की सरसों को रखा गया, कई सारी प्रजातियों को रखा गया, तो उसको सरसों की जैव विविधता कहते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि सरसों कई प्रकार की होती है जी। और जो कई प्रकार की सरसों हैं उसकी भी अलग अलग किस्में हैं। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि जो आपने बताया अभी कि सरसों की जैव विविधता अर्थात कई प्रकार की सरसों है, क्या इस समूह को हमने एक शब्द सुना है कि रेपसीड सरसों के बारे में हम बात करते हैं, तो ये क्या है? जी, तो सबसे पहले तो हम सरसों को जान लेते हैं। कई हमारे जो यंग किसान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो कई सारी क्रॉप के बारे में नहीं भी जानते हैं। तो सरसों क्या है, वह बहुउपयोगी फसल है। तो सरसों का उपयोग हम खाने में करते हैं। उसकी जो पत्तियां हैं उसको हम सब्जी बनाने में उपयोग करते हैं। उसमें जो उसका जो सीड है उसको हम उसका तेल निकाल के तेल को हम उपयोग करते हैं, अपने खाने में भी कर सकते हैं। और उसके कुछ औद्योगिक उपयोग भी हैं, जैसे साबुन बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में, और उसका बायो लुब्रिकेंट बनता है, बायोडीजल बनता है, उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा सरसों का तेल जो है उसके औषधीय गुण भी हैं, जैसे मसाज ऑयल बनता है, हेयर ऑयल बनता है। तो ये सारे उसके डिफरेंट उपयोग हैं। इसके अलावा जो तेल निकालने के बाद जो उसका खल बचता है, उसको हाई प्रोटीन वो जो फूड है एनिमल के लिए, वो फीड होता है। तो उसका हर पार्ट जो है यूज होता है। उसकी पत्तियां भी यूज हो रही हैं, बीज भी यूज हो रहा है, तेल भी यूज हो रहा है, और उसका जो तेल बनने के बाद जो रेजिड्यू बचा है वो भी यूज हो रहा है। तो ये एक बहुउपयोगी फसल है। तो ये तो सरसों है। अब सरसों में भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगह के लिए। जी। तो जो रेपसीड सरसों हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि रेपसीड सरसों उस ग्रुप का नाम है, उस समूह का नाम है जिसमें कई प्रकार की सरसों हैं। तो जैसे आपने कहा कि कई प्रकार की प्रजातियां हैं, तो यदि हम इसे अलग अलग समझने की कोशिश करें, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे ये प्रजातियां हैं, तो इनके विषय में जब विस्तार से जानेंगे तो मांग भी होगी और हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन करेंगे। तो कितनी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी हैं, इनके विषय में जरूर बताएं। तो रेपसीड मस्टर्ड या रेपसीड सरसों, ये 2-3 शब्दों से बना हुआ मिलके। तो रेपसीड और मस्टर्ड, रेपसीड में कुछ आते हैं मस्टर्ड जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, और सरसों में कुछ अलग तरह की प्रजातियां आती हैं। तो रेप सीड जो बना है वो उसके रेप से बना है, जिसमें कि जितनी भी प्रजातियां वो रेप की तरह का उनका वो है। जो बीज होता है सरसों का
दो तरह के आपने देखे होंगे, पीले रंग का बीज होता है और एक काले रंग का होता है और एक ब्राउन कलर का होता है। 2-3 तरह के बीज होते हैं। तो जितने भी पीले रंग के तरह की सरसों जो होती है वो सब रेप में आती है। तो रेप ग्रुप में आ गई, जिसमें पीले रंग के सीड हैं। और जिसमें ब्लैक कलर का सीड है या थोड़ा डार्क ब्राउन है, वो उस तरह की जो प्रजातियां हैं सरसों की, वो आ जाती हैं मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर। तो पीले रंग की सरसों और ब्राउन कलर की। तो पीले रंग के जो हैं जितने भी सीड हैं उसमें कई तरह के होते हैं। जैसे हमारा पीली सरसों है, पीली सरसों, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है ब्रेसिका रेपा वैरायटी येलो सरसों। तो इसमें ब्रेसिका रापा करके आ रहा है ना, तो रापा मतलब वो रेप से, ठीक है। तो ब्रेसिका रापा वैरायटी येलो सरसों, ये एक हो गया रेप में। दूसरा रेप में आता है ब्रेसिका रापा वैरायटी ब्राउन सरसों, ये भी पीले रंग की सरसों है। और एक होता है ब्रेसिका नेपस, जिसको गोभी सरसों भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी रेप में आता है। एक है ब्रेसिका रापा वैरायटी तोरिया, ये भी येलो सीडेड सरसों है। तो ये सब ये किस में आते हैं, हमारे रेप ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये इसमें विविधता है। और सरसों ग्रुप में आते हैं इंडियन मस्टर्ड, जिसको बोलते हैं ब्रेसिका जंशिया, या उसको राया भी बोलते हैं हिंदी में। तो राया एक आता है। दूसरा है हमारा ब्रेसिका करीनाटा, अफ्रीकन राय भी बोलते हैं उसको, तारामीरा और ब्रेसिका नाइग्रा जो मसाले में यूज होता है। तो इस तरह की जो सरसों प्रजातियां हैं वो हमारे सरसों ग्रुप में। डॉक्टर साहब, अगर किसान की दृष्टि से हम देखते हैं तो जो इतनी सारी आपने वैरायटीज बताई हैं, किसान जब अपने खेत में तैयारी करता है इन वैरायटीज को लगाने की, तो उसको क्या इन्हीं नामों से जाकर लेना होता है, या क्या कुछ वो जाकर कह सकता है लेने के लिए, जब बीज लेने वो जाएगा तो? हाँ, इन्हीं नामों से मांगेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो ये मतलब प्रचलित है किसानों के बीच में भी ये नाम सारे अच्छे से पहचान है, क्योंकि ये जो है ये जलवायु आधारित जगहों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से उगाई जाती हैं। इसका जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है उसके हिसाब से ग्रो होती हैं। जैसे जो राया है, इंडियन मस्टर्ड है, वो हमारे नॉर्थ भारत में, हमारे उत्तरी भारत में ज्यादा प्रचलित है। ये जो उगाई जाती है वो यूपी, राजस्थान, हरियाणा में मेनली उगाई जाती है, ठीक है। तो येलो सरसों है वो थोड़ा ठंडक उसे चाहिए होती है, थोड़ा हमारा नॉर्थ ईस्ट में और बिहार में और आसाम में, ये जो एरिया है वहाँ पे वो पीली सरसों के नाम से उसको उगाते हैं, ठीक है। और जो इसी में जो ब्राउन सरसों है वो उसको और ज्यादा ठंडा चाहिए, वो जम्मू कश्मीर की एरिया में, लेह लद्दाख की तरफ मिलता है, ठीक है। और जो तारामीरा और ये जो है हमारा कैरीनाटा, ये इसको शुष्क जगह चाहिए, तो ये राजस्थान में तारामीरा के नाम से काफी ज्यादा ये उगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, ये बात करते हैं, पूछते हैं क्या जानना चाह रहे हैं। हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम है लतीफ अहमद रेना, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के गांधरबल सोनमर्ग से। जी लतीफ अहमद रेना। हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा सवाल तो ये है मैडम, जो ये सरसों का ये उगते हैं पौधे, इसमें तो खराब भी होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इसमें हम क्या दवाई लगाएगा? जी ओके, तो सरसों में मेनली तो एफिड आता है सबसे पहले ना, जो कीड़ा लगता है। आप जब फूल आ जाते हैं उसके बाद उसमें छोटा छोटा एक ग्रुप में एफिड लगता है, तो एफिड के लिए वो जो है उसके रस को चूसता है। तो जितने भी चूसने वाले ये जो होते हैं, इसमें एमिडा क्लोरोपिड जो है एक केमिकल है, उसको आप 0.3 ml 1 लीटर उसमें घोल के आप उसका स्प्रे करेंगे तो ये एफिड का नुकसान कम हो जाएगा। एक उसमें बीमारी आती है व्हाइट रस्ट की या फिर स्क्लेरोटोनिया की और अल्टरनेरिया ब्लाइट की, जिसमें वो भूरे भूरे गोल गोल से चकत्ते से आपकी पत्तियों में आ जाते हैं। तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं मैनकोजेब जी 2.5 ग्राम 1 लीटर में। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। धर्मवीर गांधी का दिल्ली से। जी धर्मवीर, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुन के मन में एक विचार आ रहा था, आपसे सवाल किया जाए। हाँ जी, कि जो आप अलग अलग वैरायटी की सरसों बता रहे हैं और जो उसके सीड है जिसका तेल निकलता है, तो पिछले कुछ सालों पहले कुछ जंगली सरसों के जो बीज थे वो जहरीले मिक्स होके ये नुकसान कर गए थे। तो ऐसा कैसे पहचानेगा हम उपभोक्ता कि इसको ये खरीदे और सबका तेल एक जैसा ही होगा, या किसी की तेल की क्वालिटी बहुत बेटर होती है, किसी की हल्की होती है, ये मिलावट होता है? इसके लिए जो हम खरीदते हैं तेल, इस सरसों के जो आप नई नई वैरायटी बता रहे हैं। जी
हाँ, तो मिलावट तो सरसों के तेल में जो मिलावट है उसको तो हम नहीं पहचान सकते। जनरली जो सीड होता है, जो जंगली जो सीड होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर हम दाने खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं, तो उसमें जो छोटे साइज का और डार्क कलर का जो सीड होता है वो उसमें मिलावट होती है। और बाकी तो क्वालिटी, ग्रेडिंग क्वालिटी का हम अगर खरीदेंगे तो उससे हम बच सकते हैं मिलावट से। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर उन्हें भी ले लेते हैं, फिर अपने प्रश्न पर भी आते हैं। हेलो हेलो जी, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट चुका है। तो साथियों, आपको बता दें, आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात। आज बात हो रही है कि सरसों की जो जैव विविधता है उसका किस तरह से उपयोग हो सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, आप किस तरह से खेती बाड़ी में आगे बढ़ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। तो डॉक्टर साहिबा, जैव विविधता की बात हो रही थी और लगातार कॉलर्स भी इसमें अपनी रुचि बनाए हुए हैं, जानना चाह रहे हैं हमारे किसान मित्र। पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। हेलो हेलो जी, किसी वजह से इस कॉल के साथ संपर्क नहीं हो पाया। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम गोलू है। जी गोलू जी, जल्दी पूछिए, प्रश्न पूछ रहे हैं तो। जी, फिलहाल ये तो मुझे किसी बच्चे की आवाज़ लगी थी, शायद उससे मजाक में मिला दिया फ़ोन। खैर डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने बहुत सी वैरायटीज़ बताई हैं, तो इन वैरायटी के लिए हमारे किसान मित्रों को एक तो अपने क्षेत्र का ध्यान रखना होता है कि किस तरह के उनके क्षेत्र या वायु के अनुकूल होना चाहिए के अनुसार जी, वो ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर कुछ और बातें जो, क्योंकि आपसे भी बात हुई थी तो आपने कहा कि बस अक्टूबर में इसको लगाने की तैयारी हो जाएगी शुरू, तो इससे पहले भी कुछ तैयारी करनी है हमारे किसान मित्रों को सितंबर के इस माह में, इससे जुड़ी हुई। इसमें जो जैव विविधता की हम बात कर रहे थे ना, तो जैसे धान की खेती अभी कर रहे हैं किसान, धान खेत में लगा हुआ है, और इसके बाद जो किसान गेहूं लगाएंगे, तो धान और गेहूं के बीच में कुछ समय बचता है, लगभग 80 से 90 दिन का बचता है। तो उस बीच में हम इंडियन जो हमारी राया है, जो सरसों है, वो गेहूं के साथ लगाते हैं जनरली किसान। लेकिन उससे पहले भी हम उसको उस जो गैप आया है, टाइम का गैप है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम ब्रेसिका रापा वैरायटी तोरिया, जो तोरिया है, तोरिया को लगा सकते हैं। तोरिया क्या है, वो 65 से 90 दिन की क्रॉप है, बहुत जल्दी पकती है, तो छोटी अवधि की क्रॉप है, उसको कैच क्रॉप भी कहते हैं और कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो कैच क्रॉप है, 2 फसलों के बीच में उसको एज अ कैच क्रॉप आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका एडिशनल इनकम होगी। जो हमने खाली छोड़े हुए खेत, उसमें हम जैसे ही हम धान को काटें उसके बाद तुरंत हम तोरिया लगा दें, तो 65 से 70 या 90 दिन के बीच में वो पक जाएगी और आपको एडिशनल इनकम मिल जाएगी। तो उसके बाद आप जो गेहूं लगा रहे हैं, तो गेहूं के साथ आप राया लगाएंगे, मिक्स करके लगा सकते हैं। और फिर जो हमारा जो विविधता की बात कर रहे हैं, तो पीली सरसों है, उसको भी किसान यहाँ पे अपने नॉर्थ भारत इंडिया में है, वहाँ पे लगा सकते हैं उसको। जी डॉक्टर साहिबा, लगातार हमारे किसान मित्र और श्रोता रुचि बनाए हुए हैं इस कार्यक्रम के आज का जो हम विषय लेकर आए हैं, और उनसे हम भी बात कर लेते हैं ताकि वो आपकी जानकारी उन तक साझा हो सके। हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात। राम जी राम राम, लेकिन थोड़ा सा रेडियो सेट से प्लीज दूर हो जाए, आवाज आपकी गूंज रही है। जी, तो मैंने पिछले साल फसल उगाई थी जी, वो उसमें अब दिक्कत आ रही है, अब क्या करें? सरसों की? हाँ, सरसों, बारिश ज्यादा हुई है जी। क्या दिक्कत आ रही है अभी? बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, पानी भर गया पूरे में जी। तो उसका तो क्या इलाज बताएंगे, अभी तो पानी भरा हुआ है, तो जब सूखेगा तभी लगाएंगे। तो अगर आप जी, इन्होंने कहा पिछले साल इन्होंने फसल लगाई थी, अब इन्हें काफी उसमें दिक्कत आ रही है। तो वो क्या दिक्कत आ रही है? जी हाँ, वो दिक्कत तो उन्होंने बिल्कुल आरती, देखिए सबसे पहली बात है कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सरसों इस समय तो खेतों में है नहीं, अभी जो चल रही है भाई लोगों ने धान लगाया हुआ। सरसों का जो उचित समय है लगाने का, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अक्टूबर में लगाएंगे। हम प्रश्न ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हो कि खेतों में इस समय पानी है, पानी निकल जाएगा, तो किस प्रकार से हम खेतों की तैयारी कर सकते हैं कि जिसमें हम अच्छा उत्पादन कर सकें। इस साल तो बिल्कुल अलग ही तरह का एनवायरमेंट आ गया ना, इतनी बारिश कभी भी नहीं होती है, और ये बारिश मुझे नहीं लगता कि वो गेहूं की खेती भी हमारी लेट होगी, क्योंकि देर से खेत सूखेंगे, और हमारे धान भी मैच्योर लेट से होगा। तो इस साल तो हमारा थोड़ा नुकसान होगा ही होगा।
ये तो हमारा बिल्कुल भाई, हम आज कितने ही सक्षम हों, वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ते रहें, लेकिन सबसे पहले यही बात आती है कि आज भी हम प्रकृति पर निर्भर हैं। कृषि एक महत्वपूर्ण पूरक है जो प्रकृति का है, तो जैसे प्रकृति कहेगी उसी प्रकार से हमें चलना है। हमारे शोध अनुसंधान हमें कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। अच्छी किस्में है जिसके विषय में बात चल रही है, सरसों की जैव विविधता, और डॉक्टर रश्मि यादव लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जब बात आती है जैव विविधता की, आपने बताया कि अलग अलग प्रजातियां हैं, चाहे पीली सरसों के अंदर तोरिया है या गोभी सरसों है, और तो इनमें जो अलग अलग किस्में हैं वो हमें कहाँ से मिल सकती हैं और किस प्रकार हम इनको लेकर के अपने खेतों में लगा सकते हैं, जो किस्मों की यदि हम बात करें अलग अलग प्रजातियों की। हाँ, तो जो पीली सरसों है, तोरिया है, ये क्या होता है, पीले रंग का इसमें तेल निकलता है। जो राया होता है उसमें ब्राउन कलर का निकलता है। तो पीले रंग का तेल जो है रिसेंबल करता है कि इसमें लो ग्लूकोसिनोलेट है, तो उसमें क्या है, वो आपका जो पंजेंसी वो है वो कम है। तो कैनोला टाइप का ऑयल इसमें से निकलता है। तो अगर आपको कैनोला टाइप का ऑयल चाहिए जिसके रेट भी हाई होते हैं, और पीली सरसों में, तोरिया में ऑयल कंटेंट भी ज्यादा होता है। हमारे जो राया है, इंडियन मस्टर्ड है, उसमें तेल की मात्रा होती है 35 से 40-42% तक की, जबकि पीली सरसों में होती है 40 से 45-48% तक का तेल मिलता है। और तोरिया में भी 45% से ज्यादा तक हमारा को तेल मिलता है। तो हमें अगर तेल ज्यादा लेना, ज्यादा तेल की मात्रा वाला जो हमें लगाना चाहते हैं, तो हम इंडियन मस्टर्ड की जगह हम पीली सरसों या तोरिया भी लगा सकते हैं। जी जी। तो अभी एक हमारे श्रोता हैं लाइन पे, बात कर लेते हैं, इनका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं। जी, हेलो जी। काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैम की बात चल रही थी, डॉक्टर साहिबा से हम बात कर रहे थे, इसलिए वो कॉल फिलहाल कट हो चुका है। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी आपने बताई हैं कि कितनी सारी वेराइटीज़ हैं, प्रजातियां हैं, और साथ ही साथ इनके अंतर्गत भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ कॉल्स भी लगातार आ रहे हैं। पूछ लेते हैं हमारे श्रोता से। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, हम बिहार सीतामढ़ी जिला से बोल रहे हैं, जगदीश मिश्रा। जी जी, पूछिए अपना प्रश्न। हमारे यहाँ बारिश इस साल बहुत कम हुआ है, इसलिए धान तो लगा नहीं पाए हैं जी। तो अभी कौन सा सरसों है जो लगा सकते हैं 1-2 महीने के अंदर? जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो अब आप धान नहीं लगाए मतलब आपके खेत खाली हैं, तो आप खेत अच्छे से तैयार कर लीजिए और आप तोरिया उसमें लगा दीजिए, तो तोरिया पक जाएगा। तैयारी में क्या करना होगा? तैयारी तो वही, जैसे आप प्लॉइंग करते हैं और खेत तैयार करके आपने तोरिया को सिलेक्ट करना है बोने के लिए, तो 90 दिन में ये पक जाएगी। उसके बाद क्योंकि हमारा सीक्वेंस है, गेहूं लगाएंगे बाद में या चना लगाएंगे, चना के साथ या गेहूं के साथ मिक्स में आप फिर ये राया भी लगा सकते हैं। तो सरसों की 2 क्रॉप आपकी एक साथ हो जाएंगी। जी बिल्कुल मैम, हम अभी गोभी सरसों आप बता रही थी जी। तो जो गोभी सरसों है वो पीली सरसों के अंतर्गत आती है जी। तो इसमें जो ये भारतीय सरसों है या जिसको हम इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं, इससे किस प्रकार से अलग है, इसका क्या उत्पादन है, किस प्रकार से हमारे किसान भाई इससे अधिकतम लाभ ले सकते हैं? और क्या इसे, इसके नाम के पीछे का एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या इसे गोभी की फसल के साथ लगाया जाता है क्या? ये कारण इसके नाम का? तो ये गोभी सरसों रेप सीड के अंदर में आता है, तो पीले रंग का सीड होता है। और गोभी सरसों इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये जब पौधा देखेंगे आप तो वो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि फूल गोभी का जैसा पौधा है शुरुआत में। तो जब फूल गोभी होती है वो तो आगे जाके उसमें वो बन जाता है, उसमें उसका वो बन जाता है, फूल बन जाता है। लेकिन गोभी सरसों में वैसे ही रहता है, उसके बाद जैसा नॉर्मल सरसों होती है वैसे आती है। तो उसके पत्ते की पहचान है, मोटा थोड़ा थिक पत्ता होता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है और छोटा होता है, ठीक है, और नीला हरा सा रंग का होता है, तो बहुत ज्यादा वो गोभी जैसा लगता है, तो इसलिए उसको नाम पड़ा है गोभी सरसों। जी जी। यदि उपयोग की दृष्टि से देखें, जब हम इनका उत्पादन लेंगे तो जो पीली सरसों है, जैसे आपने बताया कि उसमें जो प्रोडक्शन है वो तेल जो है वो 45% से अधिक होगा। भारतीय सरसों की बात करते हैं या राया की बात करते हैं तो 35 से 40% होता है। इसी प्रकार से यदि गोभी सरसों की बात करें या जो करण राया है इसकी बात करें तो ये किस प्रकार से उनसे अलग है और क्या उत्पादन उनका प्राप्त करते हैं? तो गोभी सरसों जो है उसको थोड़ी सी ठंडक चाहिए, जो ठंडे हमारे प्रदेश हैं वहाँ पे हम गोभी सरसों का उपयोग को लगा सकते हैं। गोभी सरसों में ग्लूकोसिनोलेट बहुत कम है। जो कैनोला ऑयल जो हम बाहर से जितना भी इंपोर्ट होता है तेल, जो हम कनाडा से और यूरोपियन कंट्रीज से जो भी तेल मंगाते हैं वो है गोभी सरसों का तेल। कैनोला ऑयल के नाम से फेमस है ना जो, तो वो कुछ नहीं है, वो गोभी सरसों है। कैनोला ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोसिनोलेट कम है और इरूसिक एसिड कम है, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसमें हमारे लिए उन लोगों को पंजेंसी वाला, कम पंजेंसी वाला जिनको वो चाहिए, तेल चाहिए, उसके लिए
गोभी सरसों का उपयोग कर सकते हैं। जी, तो साथियों, आपको बहुत जानकारी डॉक्टर रश्मि यादव के थ्रू मिल ही रही है कि किस तरह से सरसों की जैव विविधता, इस विषय में आज चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। बात चल रही है सरसों की जैव विविधता के बारे में और बहुत सारी जानकारी अब तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कुछ जो बची है वो भी आप तक अभी पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आरती, अभी बात चल रही है जब जैव विविधता अर्थात हम रेपसीड सरसों हम समझ पाए हैं कि किस प्रकार से एक समूह है जिसमें अनेक प्रजातियां सरसों की हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है हम भारत के राज्यों की बात करते हैं तो कई हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें रेपसीड के विषय में आज नई बात एक पता लगी होगी, लेकिन कोशिश करें क्या हमारे क्षेत्र में होगा या नहीं होगा। तो इस पर डॉक्टर साहब विशेष ध्यान दें कि जो हमारी रेपसीड के अंदर चाहे पीली सरसों आती है, तोरिया है, गोभी सरसों है या करण राय है, किस प्रकार से किस क्षेत्र के लिए आप इनकी संस्तुति देंगे? जी, तो सबसे पहले हम राया की बात करते हैं। राया जो हम उगा सकते हैं वो राजस्थान, यूपी और हरियाणा के क्षेत्रों में, वहाँ पे राया उगाते हैं। और तोरिया जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार और बंगाल, ये एरिया में हम पीली सरसों उगाते हैं। और जो पीली सरसों और तोरिया दोनों उनके राज्य वही हैं। और गोभी सरसों की जब बात करते हैं तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अपने हिमालयन क्षेत्र जितने हैं उसमें हम जहाँ ठंडा थोड़ी सी जलवायु है, क्योंकि ठंड में उगती है, तेल ज्यादा तभी बनता है और इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। और जब करण राय की बात करते हैं तो ये हमारा सीमित क्षेत्र है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, राजस्थान और गुजरात का एरिया, तो यहाँ पे हमारा करण राई, ब्रेसिका कैरिनाटा उसको बोलते हैं। और तारामीरा एक है, तारामीरा को राजस्थान में और हरियाणा में 2 जगह उसको हम उगा सकते हैं। जी मैम, जब बात शुरू हुई थी तो आपने बताया कि हम सभी जानते हैं कि सरसों के तेल का प्रयोग मोस्टली अपनी रसोई घर तक जाता है और हम खाने पीने में करते हैं, लेकिन आपने एक बात जोड़ा कि हम जैव ईंधन के लिए, अब तक हमने जानते थे कि हम रतन जोत की बात करते थे, जेट्रोफा की बात करते थे, लेकिन जब सरसों की बात आई तो सरसों और जैव ईंधन, तो कौन सी ऐसी सरसों हैं, कौन कौन सी उसकी प्रजातियां हैं या किसमें हम कहेंगे जिसको हम जैव ईंधन के लिए उगाते हैं, किस प्रकार से उगा सकते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन जानना चाहते हैं, ये प्रश्न बहुत जरूर हो जाता है। जी, तो जो हम तेल सरसों को किस तरह से यूज करते हैं, या तो तेल के लिए करते हैं, खाने के लिए, दूसरा होता है बायो ईंधन के लिए। तो जितने अभी तक हम बात कर रहे थे वो सब सरसों किस तरह की थी जो खाने के लिए यूज करना है, वो वाला तेल है। और अगर हम जैव ईंधन की बात करते हैं तो हमारे पास ब्रेसिका कैरिनाटा है, करण राई बोलते हैं, अफ्रीकन राई भी बोलते हैं। बहुत इसका 2 मीटर तक का पेड़ पौधा जाता है और यूज उसका वो होता है। और उसमें जो तेल है वो खाने के लिए नहीं यूज होता, वो उसको हम बायोफ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। और ये शुष्क उसको पानी की बहुत कम जरूरत है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारे कम पानी की समस्या है वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं और इसको उपयोग कर सकते हैं जैव ईंधन के लिए और या इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो उसमें भी तारामीरा का इसका
करण राई का तेल यूज होता है। और दूसरा तारामीरा है। तारामीरा को भी इरुका सटाइवा इसको बोलते हैं। ये भी राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में होता है, छोटी फसल है। और ये इसमें भी तेल, इसका भी जो तेल है वो खाया नहीं जाता। इसमें बहुत ज्यादा पंजेंसी होती है। अगर आप उसका बॉटल खोलेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। ये तारामीरा के तेल की पहचान है। तो इसका भी बायोफ्यूल में इसको यूज करते हैं। इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। जैसे इसकी एंटी फंगल इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो आप स्किन में अगर कोई रोग है तो उसके लिए आप यूज होता है उसके लिए। और मेडिसिन बनाए जाने में यूज होता है, हेयर फॉल के लिए और इसके लिए यूज होता है। तो ये तारामीरा का जनरली उपयोग होता है। और तारामीरा का एक बहुत अच्छा ये एक एज अ सब्स्टिट्यूट आजकल किसान ले रहे हैं। जैसे नॉर्थ भारत में जो उत्तरी भारत है उसमें नील गाय की समस्या आ रही है। तो तारामीरा अगर वो इंडियन मस्टर्ड के अलावा अगर तारामीरा लगाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसको नील गाय पसंद नहीं करती। अच्छा। तो उसकी जगह हम तारामीरा में शिफ्ट हो सकते हैं और इसके तेल को हम बायोफ्यूल के लिए या इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए हम उसको बेच सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जो ये जैव ईंधन के लिए जो फसल लगाई जाती है सरसों की, क्या उसका कुछ और भी उपयोग, क्योंकि आपने बताया था कि एक फसल से कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बीज का, पत्तों का और हर तरीके से, तो क्या इसकी भी चीज़ों का और इस्तेमाल किया जा सकता है? बेसिकली तो वो तेल के लिए ही है, लेकिन जो यंग पत्ते होते हैं वो तो हम खाद में भी इसके लिए खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तारामीरा का जो है इसको रॉकेट भी बोलते हैं। उसको इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं माइक्रोग्रेन्स में यूज कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से उनसे ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम भी बताइए, प्रश्न भी जल्दी से पूछिएगा सर। जी, मैं झारखंड से सुनील बोल रहा हूँ जी, पूछिए प्रश्न। प्रश्न मेरा ये था जी, मैं इन साल सरसों जो लगा रखा हूँ, अगले साल मैं वापस उसी को लगा सकता हूँ या मार्केट से दोबारा लाने पड़ेगा नया? हाँ जी, अगर वो हाइब्रिड सीड नहीं है तो आप दोबारा लगा सकते हैं। सरसों का सीड जनरली हम 3 साल तक लगातार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम सीड के लिए रख रहे हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो सीड रखा था उसमें हम थोड़ी सी क्वालिटी छनाई कर लेते हैं। तो जो उसमें मोटा मोटा अच्छा क्वालिटी का जो पौधे थे वो हम सेलेक्ट करते हैं बीज के लिए। तो अगर वैसे रखा हुआ है आपने अच्छे पौधे सेलेक्ट करके उसको बीज के लिए रखा हुआ है तो आप उसको 2 साल तक लगा सकते हैं। और डॉक्टर साहिबा, जैव विविधता वाली जो फसल होती है और साथ ही जो एक हमारी नॉर्मल हम लगा रहे हैं फसल खाने वाली, क्या इन दोनों की देखभाल में तरीके में अंतर होता है विशेष तौर पर? नहीं, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल जो उसमें जो बीमारियां आती हैं वो भी वही हैं, जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी सेम है। तो जिस तरह से हम इंडियन मस्टर्ड को या जो हम लगा रहे हैं वो लगाते हैं, सारी प्रजातियों का कल्टीवेशन प्रैक्टिस सेम है। जी। और बस अब चलने का समय हो रहा है डॉक्टर साहिबा, तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान मित्रों को आप? बस किसान मित्रों के लिए ये है कि आप कैच क्रॉप के रूप में कुछ जो फसल है उसको जरूर अपने से फसल चक्र में लाएं ताकि हमारी इनकम बढ़ जाए। और हम जो कॉमन नहीं है जैसे तारामीरा और करण राई है उसको भी लगाना शुरू करें तो हमारी जी जो हमारी विविधता है वो हमारी कंजर्व रहेगी। तो हम जैव विविधता कंजर्वेशन की तरफ भी काम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें बताने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर रश्मि यादव जी हमारे साथ ही कार्यक्रम किसान की बात के दौरान। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम, आज का विषय सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा और इसका आप पूरा उपयोग भी करेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।